Bismillahirrahmanirrahim. Now this is our another lecture on the microbial spoilage of pharmaceutical products and their control. So if we talk about the small number of airborne contaminants that may settle in products if this product is left open in manufacturing area, तो ये प्रोडक्ट जो कंटामिनेंट्स होंगे वो उस प्रोडक्ट में एंटर हो जाएंगे. बट सम ऑफ दीज विल डाई ड्यूरिंग स्टोरेज, कुछ ना कुछ तो इसमें डाई हो जाएंगे, विद द रेस्ट प्रोबेबली रिमेनिंग एट स्टैटिक लेवल अबाउट 10⁻² to 3 कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर ग्राम पर ml. तो ये जो उनकी कॉलोनी फॉर्मिंग जो होगी स्टेटिक फॉर्म में इसमें वो रहेंगे. बट लार्ज नंबर ऑफ वाटर बॉर्न कंटामिनेंट्स, अगर वाटर बॉर्न कंटामिनेंट्स एंटर हो गए मे बी एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूस इनटू द टॉपिकल प्रोडक्ट लाइक टॉपिकल प्रोडक्ट में बाय वेट हैंड्स या फिर स्प्लैश बैक मैकेनिज्म इफ़ लेफ्ट एट द साइड ऑफ द बेसिन पे जो पानी के जो स्प्लैश बैक यानी छींटे पड़ गए उससे जो है वो कंटामिनेशन आ गई. सो सच कंटामिनेंट्स जनरली हैव सिंपल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, और ये जो वाटर बॉर्न कंटामिनेंट्स होते हैं इनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल होती हैं एंड दे विल स्टार्ट टू मल्टीप्लाई एंड लेवल ऑफ कंटामिनेशन में एक्सीड 10⁻⁶ CFU per gram or per ml. Product used in hospitals or as soap substitutes for bathing patients are particularly at risk and soon not only become contaminated with opportunist pathogens such as Pseudomonas but also provide condition conducive to their multiplication. तो वो प्रोडक्ट जो कि हॉस्पिटल्स में यूज़ होती हैं पेशेंट्स की बाथिंग के लिए, पेशेंट की क्लीनिंग के लिए, लाइक सोप सब्सटीट्यूट्स, क्लीनिंग एजेंट्स, तो वो जो है वो पेशेंट से के जो है वो नॉर्मल फ्लोरा से या बैक्टीरिया से कंटामिनेट हो सकते हैं, वाटर से एक्सपोज हो सकते हैं, वो तो कंटामिनेट हो सकते हैं लाइक स्यूडोमोनास से. तो ये जो एनवायरनमेंट होता है इसमें, ये कंटामिनेटेड एनवायरनमेंट, ये ना सिर्फ ये कि उसको जो है कंटामिनेट करता है प्रोडक्ट का हॉस्पिटल एनवायरनमेंट, बल्कि उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ भी फास्ट हो सकती है. नाउ द नेक्स्ट इज़ द इक्विपमेंट सोर्सेज. Patients and nursing staff may use a range of applicators like pads, sponges, brushes, spatulas during medicament administration, particularly for topical products. तो ये जो है वो applicators जो है वो different type के use होते हैं medication administration के लिए, particularly topical products के लिए. If reused, अगर ये जो applicators हैं reuse हो रहे हैं, these easily become contaminated and may be responsible for perpetuating contamination, means penetration of contamination, और perpetuation means कि जो है वो dissemination या spread of contamination between fresh stock of product as has indeed been shown in studies of cosmetic products. जैसे कि cosmetic products में बहुत ज़्यादा देखा गया है कि जो है वो एक अगर प्रोडक्ट कंटामिनेट हो गई और वही जो उसके जो ब्रशेज़ या स्पैचुलाज या स्पंजेस यूज़ किए जा रहे हैं दूसरे प्रोडक्ट के लिए, तो वो जो ब्रश जो होगा वो या स्पंजेस जो होंगे वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट टू अनदर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, यानी अगर कुछ का न्यू बॉक्स खोला है तो उसमें भी ट्रांसफ़र हो गए अगर सेम एप्लीकेटर यूज़ किया है. सो देयरफॉर डिस्पोजेबल एप्लीकेटर्स और स्वैब्स शुड देयरफॉर ऑलवेज बी यूज. लिहाजा इसका सोल्यूशन ये है कि जो भी एप्लीकेटर या स्वैब्स यूज़ कर रहे हैं दैट शुड बी डिस्पोजेबल. In hospital today, a wide variety of complex equipment is used in course of patient treatment. बहुत सारे complex type के equipment patient की treatment के लिए hospital में use होते हैं. Like for example, humidifiers, incubators, ventilators, resuscitators and other apparatus require proper maintenance and decontamination after use. लिहाजा अगर ये यूज़ किए जा रहे हैं तो फिर इनकी proper maintenance हो, decontamination हो और cleaning हो after every use. केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ फॉर दिस पर्पस. इनकी क्लीनिंग के लिए क्या यूज़ किए जा सकते हैं? केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स. दो थ्रू मिस यूज़, लेकिन अगर इन केमिकल डिकंटामिनेंट्स का मिस यूज़ होगा ये डिसइंफेक्टेंट्स का, तो दे बिकम कंटामिनेटेड विद अपॉर्चुनिस्ट पैथोजेंस सच एज स्यूडोमोनास ऑरिजिनोजा, यानी यही जो है वो डिकंटामिनेंट, इससे जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंस भी डेवलप कर लेंगे और मिस यूज़ की वजह से उसमें कंटामिनेशन ऐसे पैथोजेनिक और अपॉर्चुनिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होता है जो कि डिसइंफेक्टेंट से इजीली किल नहीं होते और फिर ये वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं अपॉर्चुनिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वो इजीली जो है ऐसे इंडिविजुअल में इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है. नाउ द एक्सटेंट ऑफ माइक्रोबायल कंटामिनेशन particularly in manufacture. Investigation carried out by the Swedish National Board of Health in 1965 and
ये जो इन्वेस्टिगेशन था दैट रिवील्ड सम startling findings on the overall microbiological quality of non-sterile products immediately after manufacture. तो इन्होंने जो है वो ओवरऑल माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, particularly for those pharmaceutical products those which are non-sterile. A wide range of products was routinely found to be contaminated with Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, yeast and molds, and in addition large number of coliforms were found in variety of tablets. तो इन products में उन्होंने जो है वो बहुत सारी contamination माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की देखी, जिसमें ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म शामिल हैं, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, yeast, molds, coliform बैक्टीरियाज, ये उन टैबलेट्स में मौजूद थे. Furthermore, 2 nationwide outbreaks of infection in Sweden, यानी नेशन वाइड मीन्स पूरे कंट्री में आउटब्रेक हुए इन्फेक्शन, कहाँ पे, स्वीडन में, वर सब्सिक्वेंटली ट्रेस, जब उनको ट्रेस किया गया था तो टू द इनएडवर्टेंट यूज़ ऑफ कंटामिनेटेड प्रोडक्ट्स, तो पता चला कि ये जो कंटामिनेटेड प्रोडक्ट्स का के गैर ज़रूरी और गलत इस्तेमाल की वजह से हुआ है. 200 पेशेंट्स वर इन्वॉल्व इन एन आउटब्रेक ऑफ सैल्मोनेलोसिस, 200 पेशेंट्स सफ़र किए इस आउटब्रेक में. सैल्मोनेलोसिस यानी सैल्मोनेला इन्फेक्शन हुआ, कॉज बाय थायराइड टैबलेट से, कंटेमिनेटेड बाय सैल्मोनेला बैरेली एंड सैल्मोनेला मोएंशियन, एंड 8 पेशेंट हैड सीवियर आई इन्फेक्शन, और इसी तरह से 8 पेशेंट को आई इन्फेक्शन हुआ फॉलोइंग द यूज़ ऑफ हाइड्रोकॉर्टिसोन आई ऑइंटमेंट कंटामिनेटेड विद स्यूडोमोनास ओरिजिनोसा. अंडर द सब्सिक्वेंट मेडिसिन एक्ट 1968, तो 1968 में फिर एक एक्ट आया कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स मेड इन इंडस्ट्री वर एक्सपेक्टेड टू कन्फर्म टू माइक्रोबायोलॉजिकल एंड केमिकल क्वालिटी स्पेसिफिकेशन. इसी वजह से जो फिनिश प्रोडक्ट होती है जब पैकेजिंग में चली जाती है तो उसके बाद भी उसको सर्टेन टाइम पीरियड तक 1 वीक या 2 वीक तक उसको मार्केट में रोक के जो है वो चेक किया जाता है, मार्केट में नहीं भेजा जाता, पहले चेक किया जाता है कि ये फिनिश प्रोडक्ट भी फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन है या नहीं है. अगर ये जो है वो क्लियर हो जाती है उसके बाद तो फिर ये मार्केट के लिए रिलीज़ कर दी जाती है. बाय कंट्रास्ट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स मेड इन हॉस्पिटल्स वर मच लेस रिगरसली कंट्रोल्ड. इसके बरक्स जो प्रोडक्ट हॉस्पिटल्स में बनती हैं उन पे इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता कंपेयर टू इंडस्ट्री, as shown by several surveys in 1970s in which significant number of preparations were found to be contaminated with Pseudomonas aeruginosa, जिसमें उन्होंने देखा कि बहुत सारी ऐसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स थी जो कि हॉस्पिटल में प्रिपेयर होती थी, जिनका एनवायरनमेंट ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता था, तो उसमें स्यूडोमोनास की कंटामिनेशन मौजूद थी. सो इन 1974 हाउएवर हॉस्पिटल मैन्युफैक्चर ऑल्सो केम अंडर द टर्म्स ऑफ मेडिसिन एक्ट. तो यानी पहले जो ये एक्ट आया था सिर्फ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए आया था, लेकिन उसके बाद फिर इस एक्ट को रिवाइज करके हॉस्पिटल मैन्युफैक्चर को भी अप्लाई कर दिया. एंड एज ए कॉन्सिक्वेंस कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट वर सब्सिक्वेंटली सीन नॉट ओनली इन द कंडीशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ मैन्युफैक्चर बट ऑल्सो इन केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ फिनिश प्रोडक्ट. तो फिर ये एक्ट जब अप्लाई हुआ तो डेफिनेटली वो जो हॉस्पिटल में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी उनको भी वो जो एक्ट अंडर द एक्ट वो रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ी कि भाई इस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया होगा वो इस तरह का हो, एनवायरनमेंट कंट्रोल इस तरह से हो, कंटामिनेशन से इस तरह से बजाए, जिसकी वजह से ये हुआ कि वहाँ पर भी जो हॉस्पिटल में भी प्रोडक्ट बन रही थी उनकी भी माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटी जो फिनिश प्रोडक्ट थी वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुई. हॉस्पिटल मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस वर लेटर रैशनलाइज्ड, और इसी तरह से फिर रैशनलाइज किया गया है, यानी उनको जो है वो उस पर लॉजिक लगाई गई कि वहाँ पे क्योंकि वो कंटामिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो इसलिए वहाँ पर ये जो लीगल रिक्वायरमेंट है मेडिसिन एक्ट की उसको पूरा किया जाए, एनवायरनमेंट को कंट्रोल किया जाए, और इस तरह से जो है वो जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसको उस तरह से जो है वो प्रिपेयर किया जाए कि उसमें कंटामिनेशन के चांसेस ना होने के बराबर हों. अच्छा, वेयर लाइसेंस प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल, जहाँ पे लाइसेंस प्रोडक्ट यानी फार्मास्यूटिकल कंपनीज बना रही हैं. NHS नेशनल हेल्थ सर्विस पॉलिसी, ये यूके की है, डिक्टेटेड दैट दीज वर टू बी परचेज फ्रॉम कमर्शियल सोर्स एंड नॉट मेड लोकली, यानी ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से ही परचेज़ किए जाएँ और जो हॉस्पिटल फार्मेसी है वो इसको खुद से ना बनाए. इसके अलावा रिमूवल ऑफ क्राउन इम्यूनिटी फ्रॉम द NHS in 1991 meant that the manufacturing operations in hospital were then subject to the full licensing provision of the Medicine Act 1968, that is hospital pharmacies intending to manufacture were required to obtain a manufacturing license and comply fully
with the यूरोपियन कम्युनिटी गाइड टू गुड फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो 1991 में यूके में ये अलाउ किया ये क्योंकि 1991 से पहले ये जो हॉस्पिटल में मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी तो उनको जो है वो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नहीं चाहिए होता था, यानी सिर्फ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को जो है वो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस चाहिए होता, लेकिन हॉस्पिटल्स को ज़रूरत नहीं थी। लेकिन 1991 के बाद अंडर द मेडिसिन एक्ट 1968 ये रिक्वायरमेंट हॉस्पिटल फार्मेसीज़ पर भी अप्लाई हो गई कि वो भी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लें और वो विज़िट कराएं अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए कि वहाँ पर वो जो जीएमपी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही हैं नहीं हो रही हैं, ताकि फिर जो है वो जीएमपी की रिक्वायरमेंट को देख वो पूरा करें, एनवायरनमेंट को कंट्रोल करें, ताकि वो भी जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाए वो उस क्वालिटी की हो, उस माइक्रोबायल क्वालिटी की हो, उस स्टैंडर्ड की हो जिस पे उसको होना चाहिए, ताकि हॉस्पिटल में भी किसी किस्म की कंटामिनेटेड प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग को स्टॉप किया जा सके या कंट्रोल किया जा सके। नाउ इन यूज़ ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, हायर रेट ऑफ कंटामिनेशन आर इनवेरिएबली सीन इन प्रोडक्ट्स आफ्टर ओपनिंग एंड यूज़। तो जब प्रोडक्ट ओपन हो गई और यूज़ हो गई तो उस वक्त भी कंटामिनेशन का चांस होता है। अमंग दीज मेडिसिन यूज इन हॉस्पिटल्स आर मोर लाइकली टू बी कंटामिनेटेड दैन दोज यूज इन द जनरल कम्युनिटी। वो प्रोडक्ट या मेडिसिन जो कि हॉस्पिटल में यूज़ हो रही हैं उनमें कंटामिनेशन का चांस ज़्यादा है कंपेयर टू जनरल कम्युनिटी, यानी घर पे अगर वो इस्तेमाल हो रही है तो उस पर कम है। वजह यह है कि हॉस्पिटल में तरह तरह के इन्फेक्शन वाले पेशेंट आते हैं, तो इसी वजह से वहाँ पर कंटामिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। द पब्लिक हेल्थ लेबॉर्ट्री सर्विस रिपोर्ट ऑफ 1971 expressed concern at the overall incidence of contamination in non-sterile product used in hospital wards। तो ये एक रिपोर्ट बनी 1971 में, पब्लिक हेल्थ लेबॉर्ट्री सर्विस रिपोर्ट। इन्होंने बताया कि हॉस्पिटल वार्ड्स में जो नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट है उनमें जो इंसिडेंसेस थे कंटामिनेशन के, उसमें उन्होंने देखा कि 1227 सैंपल्स में से 327 में कंटामिनेशन पाई गई एंड प्रपोर्शन ऑफ सैंपल वाज फाउंड टू बी हैवीली कंटामिनेटेड, जो कि 18% कंटामिनेशन बन रही थी एंड एक्सेस ऑफ 10⁴ CFU पर ग्राम और पर ml, यानी जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तादाद थी वो 10⁴ से ज़्यादा थी। नोटेबली द प्रेजेंस ऑफ स्यूडोमोनास ओरिजिनोसा इन 2.7% ऑफ सैंपल्स, और जो इसमें 18% जो कंटामिनेशन थी उसमें 2.7% जो कंट्रीब्यूशन था वो स्यूडोमोनास का था। मेनली ओरल अल्कलाइन मिक्सचर में वॉज कंसिडरेबली टू बी हाईली अनडिजायरेबल, जो कि स्यूडोमोनास की कंटामिनेशन बिल्कुल ही अनडिजायरेबल है। तो इस तरह से ड्यूरिंग यूज भी ऐसा हो सकता है। नाउ फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द आउटकम ऑफ मेडिकामेंट बॉर्न इन्फेक्शन, ऐसे फैक्टर्स जो कि आउटकम बन सकते हैं मेडिकामेंट बॉर्न इन्फेक्शन के। ऑल्दो इम्पॉसिबली टू क्वान्टिफाई, the use of contaminated medicine has undoubtedly contributed to the spread of cross infection in hospital। वैसे वो कह रहे हैं कि इसको क्वांटिफाई करना तो आसान नहीं है, लेकिन बहरहाल ये इस चीज़ का एविडेंस मौजूद है कि कंटामिनेटेड मेडिसिन जो यूज़ हुई हॉस्पिटल में उसने जो है वो हॉस्पिटल में क्रॉस इन्फेक्शन कॉज किया। अनडिनाइबली, यानी जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता, सच नोजोकॉमियल इन्फेक्शंस हैव आल्सो एक्सटेंडेड द लेंथ ऑफ स्टे इन हॉस्पिटल विद कंकमिटेंट कॉस्ट, और उसी वजह से वो पेशेंट जो हॉस्पिटल में एडमिट थे जब उनको ये नोजोकॉमियल इन्फेक्शन इस कंटामिनेटेड प्रोडक्ट से हो गया तो उनका हॉस्पिटल जो स्टे था उसकी लेंथ भी बढ़ गई और कॉस्ट भी बढ़ गई। ए पेशेंट रिस्पॉन्स टू माइक्रोबायल चैलेंज ऑफ ए कंटामिनेटेड मेडिसिन मे बी डाइवर्स एंड अनप्रिडिक्टेबल परहैप्स विद सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज। जो माइक्रोबायल चैलेंज है उससे जो कंटामिनेटेड मेडिसिन है उससे जो पेशेंट का रिस्पॉन्स है कि उसको कितना इन्फेक्शन हो रहा है, कितनी सीवियरिटी हो रही है, वो बड़ा डाइवर्स भी है और अनप्रिडिक्टेबल भी है, और समटाइम्स सीरियस इन्फेक्शन भी हो जाता है, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं। डेफिनेटली दैट डिपेंड अपॉन द इम्यूनिटी ऑफ द इंडिविजुअल। इफ इम्यूनिटी इज स्ट्रॉन्ग तो फिर जो इन्फेक्शन होगा वो माइल्ड होगा या हो सकता है कोई सिम्टम ही ना आए, और अगर वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होगा तो वो इन्फेक्शन जो है सीरियस भी हो सकता है। क्लिनिकल रिएक्शन में नॉट बी एविडेंट इन वन पेशेंट, एक पेशेंट में ज़्यादा वाज़ेह नहीं होती है सिचुएशन, येट इन अनदर दीज में बी इंडिस्प्यूटेबल एंड इलस्ट्रेटिंग वन प्रॉब्लम इन द रिकग्निशन ऑफ मेडिकामेंट बॉर्न इन्फेक्शन। यानी एक आध पेशेंट में अगर ऐसा हो रहा है तो उससे हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते, लेकिन एक से ज़्यादा इन्फेक्शन पेशेंट में हो रहा है तो फिर ये हमें आइडिया हो जाता है कि इट इज़ बेसिकली मेडिकामेंट बॉर्न इन्फेक्शन, यानी मेडिसिन की वजह से हो रहा है, वो कंटामिनेटेड है। इसी तरह से क्लिनिकल रिएक्शन जो इस कंटामिनेशन की वजह से होगा मे रेंज फ्रॉम इनकन्वीनियंट लोकल इन्फेक्शन ऑफ वूंड और ब्रोकन स्किन कॉज्ड बाय
कॉज पॉसिबली फ्रॉम कॉन्टैक्ट विथ कंटामिनेटेड क्रीम, तो इस तरह से लोकल इन्फेक्शन हो सकता है ब्रोकन स्किन पे कंटामिनेटेड क्रीम के यूज़ करने से, या फिर टू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन फ्रॉम द इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड ओरल प्रोडक्ट, जीआई इन्फेक्शन हुआ ओरल प्रोडक्ट लेने से, to serious widespread infections such as bacteremia or septicemia, possibly resulting in death as caused by the administration of contaminated infusion fluid, या फिर सेप्टिसीमिया या बैक्टीरियमिया हो गया जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो गई, और ये इसलिए हुआ कि वो जो इन्फेक्शन था कंटामिनेटेड प्रोडक्ट थी वो बॉडी फ्लूइड में यानी ब्लड में एंटर हो गई. नाउ टाइप एंड डिग्री ऑफ माइक्रोबायल कंटामिनेशन. Microorganisms that contaminate medicine and cause disease in patient may be classified as true pathogen or opportunist pathogens. True pathogens हैं जिनका ये है कि वो कंफर्म है कि चाहे इम्यून सिस्टम कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो वो पैथोजेनिसिटी कॉज करेंगे. अपॉर्चुनिस्ट पैथोजेंस वो हैं जो कि बेसिकली उस सूरत में इन्फेक्शन कॉज करेंगे कि अगर इम्यून सिस्टम वीक होगा पेशेंट का. सो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स लाइक, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं? क्लॉस्ट्रीडियम टेटिनाई, सैल्मोनेला स्पीशीज रेयरली अकर इन प्रोडक्ट, लेकिन होती हैं, रेयरली हैं लेकिन है, बट व्हेन प्रेजेंट कॉज सीरियस प्रॉब्लम, क्योंकि ये पैथोजेनिक हैं यानी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तब भी ये इन्फेक्शन कॉज करेंगे. इसके अलावा वुंड इन्फेक्शन एंड सेवरल केसेज ऑफ न्यूनेटल डेथ्स हैव रिजल्टेड फ्रॉम यूज ऑफ टेल्कम पाउडर कंटामिनेटेड विथ क्लॉस्ट्रीडियम टेटिनाई. तो वुंड इन्फेक्शन पे टेल्कम पाउडर डाला और वो उसमें क्लॉस्ट्रीडियम टेटिनाई मौजूद था, तो वो वहाँ से वो बॉडी में एंटर हो गए और टेटनस इन्फेक्शन हो गया और न्यूनेटल डेथ हो गई उससे. इसके अलावा आउटब्रेक ऑफ सैल्मोनेलोसिस यानी सैल्मोनेला इन्फेक्शन हैव फॉलोड द इनएडवर्टेंट इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड थायराइड एंड पैनक्रियाटिक पाउडर्स. थायराइड टैबलेट, पैनक्रियाटिक पाउडर इस्तेमाल किए गए, उसमें सैल्मोनेला बैक्टीरिया की कंटामिनेशन थी तो उससे टाइफाइड हो गया. ऑन दी अदर हैंड अपॉर्चुनिस्ट पैथोजेंस, ये सारे हमने अभी जो ऊपर पढ़े ये पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है. इसके बाद आइए अपॉर्चुनिस्ट पैथोजन लाइक स्यूडोमोनास ओरिजिनसा, क्लैप्सिला नमोनिया, सेरेशिया मार्सेंसिस एंड अदर फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मोर फ्रीक्वेंटली आइसोलेटेड फ्रॉम मेडिसिनल प्रोडक्ट. ये भी देखे गए अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन मेडिसिनल प्रोडक्ट में. एज देयर नेम सजेस्ट मे बी पैथोजेनिक इफ गिवन द अपॉर्चुनिटी. ये सिर्फ उस वक्त पैथोजेनिक होंगे अगर अपॉर्चुनिटी होगी. वो अपॉर्चुनिटी कब होगी? जब बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होगा वो वीक होगा. द मेन कंसर्न विद दीज ऑर्गेनिज्म इज दैट देयर सिंपल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इनेबल दैम टू सर्वाइव इन ए वाइड रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल्स. ये जो अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस हैं इनको कोई ख़ास न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट नहीं होती, थोड़ी बहुत भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी होती है तो ये आसानी से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में ग्रो कर जाते हैं. एंड दस दे टेंड टू प्रेजेंट इन हाई नंबर, अपनी तादाद बढ़ा लेते हैं, परहैप्स इन एक्सेस ऑफ 10⁻⁶ to 7 CFU पर ग्राम और पर ml. तो फिर ये इस तरह से जो है कंटामिनेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, यानी हाई डिग्री ऑफ कंटामिनेशन, और फिर ये अगर इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो ये इन्फेक्शन कॉज कर सकते होंगे. नाउ द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. कंटामिनेटेड प्रोडक्ट इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम और इंस्टिल इनटू द आई कॉज मोर सीरियस प्रॉब्लम. लाजिमी बात है, देखें जो डायरेक्टली ब्लड में जा रही है या आई में जा रही है और वो कंटामिनेटेड है तो वहाँ पे सीरियस इन्फेक्शन कॉज करेगी. इसके अलावा इंट्राथीकल यानी स्पाइनल कॉर्ड में जो इंजेक्शन दिए जाते हैं और एपिड्यूरल इंजेक्शन आर ऑल्सो पोटेंशियली हैजर्डियस प्रोसीजर. इन प्रैक्टिस एपिड्यूरल इंजेक्शन आर फ्रीक्वेंटली गिवन थ्रू ए बैक्टीरियल फिल्टर. इसी वजह से एपिड्यूरल इन्फेक्शन जो इंजेक्शन है वो बैक्टीरियल फिल्टर के साथ दिया जाता है ताकि अगर कोई बैक्टीरिया हो तो वो एंटर ना हो सके स्पाइनल कॉलम में, क्योंकि वरना वो सीधा मेनिंजाइटिस कॉज करेगा. इसके अलावा इंजेक्टेबल्स एंड ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस आर ऑफन सिंपल सॉल्यूशंस एंड प्रोवाइड ग्राम नेगेटिव अपॉर्चुनिस्ट पैथोजेंस विद सफिशिएंट न्यूट्रिएंट टू मल्टीप्लाई ड्यूरिंग स्टोरेज. तो इंजेक्टेबल प्रिपरेशन यानी पैरेंट्रल हो गए, ऑप्थेल्मिक हो गए, क्योंकि ये सिंपल सोल्यूशन होते हैं, वाटर होता है इसमें, तो दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर ग्राम नेगेटिव टू ग्रो, क्योंकि उनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट वो इस प्रोडक्ट से कंप्लीट हो जाती है. इफ़ दीज प्रोडक्ट्स आर कंटामिनेटेड ए बायो बर्डन ऑफ 10⁻⁶ CFU होगा, तो एज वेल एज द प्रोडक्शन ऑफ एंडोटॉक्सिन यानी पायरोजिन बनेगा, तो ये जो होगा पायरोजिन जो होगा फीवर कॉज करेगा. तो एंड ऑल दीज शुड बी एक्सपेक्टेड इन दीज प्रोडक्ट. ये इस तरह की कंटामिनेशन होगी तो ये दे आर नॉट यूजेबल इन दिस सिचुएशन. स्यूडोमोनास की बात करें, द नोटोरियस कंटामिनेंट ऑफ आई ड्रॉप, कई दफ़ा हम पहले भी बात कर चुके हैं, कॉज सीरियस ऑप्थेल्मिक इन्फेक्शन इंक्लूडिंग द लॉस ऑफ साइट इन सम केसेस, यानी
ऐसा भी हुआ कि लॉस ऑफ साइट हो गया। इसके अलावा स्किन डैमेज ड्यूरिंग सर्जरी और ट्रॉमा और इन पेशेंट विद बर्न्स और प्रेशर सोर्स यानी जो कि बेड सोर्स भी होते हैं मे हाउएवर बी रैपिडली कॉलोनाइज, वो भी उसमें भी कॉलोनीज बन सकती हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म की, एंड सब्सिक्वेंटली इन्फेक्टेड बाय अपॉर्चुनिस्ट पैथोजेंस। और ये क्योंकि सर्जरी के पेशेंट हो गए, ट्रॉमा के हो गए, बर्न के हो गए, प्रेशर सोर आमतौर पे ओल्ड एज में होता है, वो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। तो इसमें अगर ये जो अपॉर्चुनिस्ट पैथोजेंस होंगे, ऐसी मेडिसिन यूज़ की गई जिसमें अपॉर्चुनिस्ट पैथोजेंस थे, वो वहाँ पर गए तो वो इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से वो सीरियस इन्फेक्शन कॉज करेंगे। Now resistance to patient. A patient resistance is crucial, is determining the outcome of medicament-borne infection. Hospital patients are more exposed and susceptible to infection than those treated in general community. Hospital patient को ज़्यादा रिस्क है कि वो एक्सपोज हों कंटामिनेंट से, और ससेप्टेबल भी होते हैं क्योंकि देखिए हॉस्पिटल में पहले एक्सपोज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इन्फेक्शन के केसेस आ रहे होते हैं, इस वजह से एक से दूसरे को ट्रांसफ़र हो सकता है। ससेप्टेबल क्यों है, क्योंकि वहाँ पे वो डिजीज़्ड हैं और ऑलरेडी बीमार है, उनका इम्यून सिस्टम वीक है, इस वजह से उनको चांसेस ऑफ इन्फेक्शन हॉस्पिटल में ज़्यादा है कंपेयर टू जनरल कम्युनिटी। न्यूनेट्स, द एल्डरली एंड डायबिटीज़, न्यूनेट्स हो गए, एल्डरली हो गए, डायबिटीज़ हो गए, एंड पेशेंट ट्रामाटाइज्ड बाय सर्जरी की वजह से ट्रॉमा में और एक्सीडेंट की वजह से ट्रॉमा में मे हैव इम्पेयर्ड डिफेंस मैकेनिज्म यानी इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम, तो फिर ये भी हाई रिस्क पर हो गए। सो पीपल सफरिंग फ्रॉम ल्यूकेमिया वाले हो गए, एंड दोज ट्रीटेड विद इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स आर मोस्ट वल्नरेबल टू इन्फेक्शन, क्योंकि इम्यूनोसप्रेसेंट्स इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रहे हैं। ल्यूकेमिया पेशेंट में भी वाइट ब्लड सेल काउंट कम होती है। सो देर इज़ एन अनडिनाइबल केस फॉर प्रोवाइडिंग ऑल मेडिसिन इन स्टेराइल फॉर्म फॉर दीज पेशेंट्स। लिहाजा कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसे पेशेंट्स जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो तो फिर उनको एक स्टेराइल फॉर्म ऑफ ड्रग दी जाए, बजाय ये कि नॉन स्टेराइल ड्रग दी जाए, क्योंकि उनमें जो अपॉर्चुनिस्ट पैथोजेंस हैं यानी नॉन पैथोजेनिक हैं इन नॉर्मल सिचुएशन और नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज, वो उनमें भी सीवियर इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होगा, आसानी से उसको इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये पेशेंट की रेजिस्टेंस पावर यानी इम्यूनिटी पर भी डिपेंड करेगा। नाउ प्रिजर्वेशन ऑफ मेडिसिन यूजिंग एंटी माइक्रोबायल एजेंट, अब जो भी मेडिसिन है उसमें एंटी माइक्रोबायल एजेंट ऐड करें ताकि वो प्रिजर्व हो जाए। बेसिक प्रिंसिपल्स एंड इंट्रोडक्शन। An antimicrobial preservative may be included in a formulation to minimize the risk of spoilage and preferably to kill low level of contaminants introduced during storage or repeated use of multi-dose container। लिहाजा प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाते हैं ऐसी मेडिकेशन में ताकि वो रिस्क ऑफ स्पॉइलेज को मिनिमाइज़ करें, उसमें कंटामिनेंट्स का लेवल कम से कम रखें, और जो है वो जो रिपीटेटिव यूज़ ऑफ मल्टी डोज कंटेनर है उसमें भी ड्यूरिंग यूज़ जो है कंटामिनेशन जो है वो ग्रो ना कर सके। However, there is a low risk of contamination as with tablet, capsule and dry powders. The inclusion of a preservative may be unnecessary. ऐसी products जो कि ज़रा ड्राई फॉर्म में होती हैं like tablets, capsules, dry powders, उनमें प्रेजर्वेटिव की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर बाज़ केस में ज़रूरत हो तो फिर ऐड किया जाता है। प्रिजर्वेटिव शुड नेवर बी एडेड टू मास्क पुअर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। तो अगर कोई कहीं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मसला है जिसकी वजह से कंटामिनेशन हो रही है तो उसको ठीक किया जाए। तो ये नहीं किया जाए कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको ठीक ना करें और प्रिजर्वेटिव ऐड कर दें ताकि जो है वो कंटामिनेशन ना हो, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ठीक किया जाए। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन आइडियल प्रिजर्वेटिव आर वेल रिकग्नाइज। अगर हम प्रिजर्वेटिव ऐड कर रहे हैं तो उसमें उसको कैसा होना चाहिए, ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी हो, ठीक है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कंटामिनेंट है उनको किल कर सके, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर सके। रैपिड रेट ऑफ किल हो, अगर कोई कंटामिनेंट आ जाए तो रैपिडली किल कर दे। सिलेक्टिविटी इन रिएक्टिंग विद द कंटामिनेंट एंड नॉट द फॉर्मुलेशन इंग्रेडिएंट, वो इतना सिलेक्टिव हो कि सिर्फ कंटामिनेंट को किल करे, फॉर्मुलेशन इंग्रेडिएंट को डिस्ट्रॉय ना करे, ड्रग को डिस्ट्रॉय ना करे। नॉन इरिटेंट हो, नॉन टॉक्सिक हो टू द पेशेंट, एंड स्टेबल भी हो और इफेक्टिव भी हो थ्रू आउट लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, जितनी उसकी शेल्फ लाइफ है उस दौरान वो स्टेबल भी हो, यानी वो प्रिजर्वेटिव खुद भी डिग्रेड ना हो और ना सिर्फ डिग्रेड ना हो बल्कि इफेक्टिव भी रहे थ्रू आउट द शेल्फ लाइफ ऑफ द ड्रग। ये एक आइडियल प्रिजर्वेटिव होगा। अनफॉर्चुनेटली द मोस्ट एक्टिव एंटी माइक्रोबायल एजेंट्स आर ऑफन नॉन सिलेक्टिव इन एक्शन, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा आइडियल जो है एंटी माइक्रोबायल एजेंट या जो प्रिजर्वेटिव है वो अवेलेबल नहीं है।
सो इंटर रिएक्टिंग सिग्निफिकेंटली विद फॉर्मुलेशन, और वो फॉर्मुलेशन के साथ भी रिएक्ट करते हैं, एज वेल एज विद पेशेंट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पेशेंट के साथ भी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हैविंग एक्सक्लूडेड द मोर टॉक्सिक इरिटेंट एंड रिएक्टिव एजेंट्स, तो फिर हमें ऐसे रिएजेंट्स जो कि या प्रिजर्वेटिव हैं उनको अलग करना पड़ेगा, जो कि टॉक्सिक हैं, इरिटेंट है, रिएक्टिव हैं। Those remaining generally have only modest antimicrobial efficacy, and these are now no preservatives considered sufficiently non-toxic for use in highly sensitive areas, for example for the injection into central nervous system tissues or for use within the eye। लिहाजा जो ज़्यादातर जो हमारे पास जो अगर हम एक्सक्लूड कर दें तो फिर हमारे पास तकरीबन कोई बचता ही नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं कि ऐसा प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं जिसकी भले एंटी माइक्रोबायल एफिकेसी मॉडेस्ट हो, यानी समवेयर इन मॉडरेट हो, लेकिन वो टॉक्सिक इरिटेंट या रिएक्टिव ना हो। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि ये हम कह सकते हैं कि कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐसा नहीं है कि जो नॉन टॉक्सिक है। तो क्योंकि और ख़ास तौर से सेंसिटिव एरियाज़ के लिए हमें कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव तो यूज़ करना है, लाइक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ड्रग या आई प्रिपरेशन। सो ए नंबर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकली इफेक्टिव प्रिजर्वेटिव यूज़ इन कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ होते हैं माइक्रोबायोलॉजिकली इफेक्टिव प्रिजर्वेटिव, हैव कॉज ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ केसेज ऑफ कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। और वो जो प्रिजर्वेटिव होने के बावजूद क्योंकि एफिकेसी उनकी मॉडेस्ट थी, क्योंकि अगर हम उसको जो बहुत ही हाईली रिएक्टिव, बहुत ही जिसकी एफिकेसी बहुत स्ट्रॉन्ग है वो यूज़ करते हैं, तो प्रॉब्लम ये होता है कि वो टॉक्सिक भी होता है, इरिटेंट भी होता है और रिएक्ट भी करता है इंग्रेडिएंट के साथ। तो इसलिए मॉडेस्ट एफिकेसी वाला यूज़ किया, तो उससे क्या हुआ, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ केसेस ऑफ कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हुआ, एंड आर दस प्रीक्लूडेड फ्रॉम यूज़ इन फार्मास्यूटिकल क्रीम्स। तो ऐसे जो है फिर वो फार्मास्यूटिकल क्रीम्स में ऐसे प्रिजर्वेटिव्स को इस्तेमाल नहीं किया जाता, अवॉइड किया जाता है। फॉर फिजिको-केमिकली कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स सच एज इमल्शंस and creams, inhibition of growth and slow rate of killing may be all that can be realistically achieved। बस इसमें यही है कि जो फिजिको केमिकल कॉम्प्लेक्स सिस्टम है किसका, एमल्शन का, क्रीम्स का, ऑइंटमेंट्स का, उसको इस तरह से प्रिपेयर किया जाए, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ इस तरह से उसकी इस्टेब्लिश की जाए, अगर हम उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं कर सकते, कि अगर उसमें कंटामिनेंट मौजूद भी हो तो उसकी ग्रोथ इनिबिट हो और स्लो रेट ऑफ किलिंग कंटिन्यूसली जारी रहे। ये एक रियलिस्टिक अप्रोच होगी। Now effect of preservative, concentration, temperature and size of inoculum. If we talk about the effect of preservative, concentration, temperature and size of inoculum, changes in the efficacy of preservative vary exponentially with changes in concentration। अच्छा, अब प्रिजर्वेटिव की जो एफिकेसी है यानी कंटामिनेशन को किल करने की, वो उसकी कंसनट्रेशन पर बड़ा डिपेंड करती है। The effect of changes in concentration or concentration exponent, which is eta, varies with the type of agent. For example, having the concentration of phenol eta 6 give a 64-fold 10 to the power 6 reduction in killing activity, while a similar dilution of chlorhexidine eta is equal to 2 reduces the activity of only 4-fold। अच्छा, अगर जो क्लोरहेक्सिडिन है जिसके ईटा की वैल्यू 2 है, तो वो जो है उसकी एक्टिविटी जो होगी, किलिंग एक्टिविटी, वो 4-fold होगी, यानी 2 की पावर 2। सो चेंजेस इन प्रिजर्वेटिव एक्टिविटी आर ऑल्सो सीन विद चेंजेस इन प्रोडक्ट टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर कोएफिशिएंट Q10। इसके अलावा जो प्रिजर्वेटिव एक्टिविटी है वो प्रोडक्ट का जो टेम्परेचर है उससे भी उस पर जो डिफरेंसेस प्रिजर्वेटिव एक्टिविटी पे फ़र्क पड़ता है, जिसको Q10 भी कहते हैं। Thus, a reduction in temperature from 30 to 20 degree Celsius could result in a significantly reduced rate of kill of for E. coli, 5-fold in case of phenol and 45-fold in case of ethanol। तो इन्होंने ये बताया कि जो है वो E. coli पे किलिंग इफेक्ट जो आ रहा है 30 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, फिनॉल से 5-fold यानी 5 टाइम्स किलिंग इफेक्ट है, और 45 टाइम्स है विद इथेनॉल एट टेम्परेचर 30 to 20 डिग्री सेल्सियस। यानी इसका मतलब ये हुआ प्रिजर्वेटिव का ताल्लुक उसके टेम्परेचर, जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर है प्रोडक्ट का, उससे भी है। इन बोथ टेम्परेचर एंड कंसनट्रेशन वेरी कंकरेंटली, लिहाजा टेम्परेचर हो गया और कंसनट्रेशन हो गया तो ये वेरी करते हैं। द सिचुएशन इज मोर कॉम्प्लेक्स, हाउएवर इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट इफ 0.1% क्लोरोक्रेसॉल, जिसकी ईटा की वैल्यू 6, Q10 की वैल्यू 5,
solution completely killed a suspension of E. coli at 30 डिग्री सेल्सियस in 10 minutes। तो ये तजुर्बा किया गया कि 0.1% क्लोरोक्रेसॉल यूज़ किया गया, जिसकी ईटा की वैल्यू 6 यानी कंसनट्रेशन ये 10 और जो Q10 टेम्परेचर 5 यानी ये जो है वो 10 डिग्री 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो उसके जो 10 मिनट जब एक्सपोज किया गया तो उसने जो है वो कम्प्लीटली किल कर दिया ई कोलाई को। इट वुड रिक्वायर अराउंड 90 मिनट्स टू अचीव ए सिमिलर इफेक्ट इफ स्टोर्ड एट 20 डिग्री। और अगर आप ये चाह रहे हैं कि जो है वो ये तो 30 डिग्री सेल्सियस पे था, अगर 20 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करें तो ये कम्प्लीटली किलिंग इफेक्ट सेम इफेक्ट आएगा 90 मिनट्स में बजाय 10 मिनट्स के। तो पहले ये 10 मिनट्स में आ रहा था, अब ये 90 मिनट्स में आएगा, लेकिन टेम्परेचर भी 20 डिग्री हो गया 30 डिग्री के मुकाबले में। और इफ स्लाइट ओवर हीटिंग ड्यूरिंग प्रोडक्शन हैड रिजल्टेड इन ए 10% लॉस ऑफ क्लोरोक्रेसनॉल कंसनट्रेशन, अदर फैक्टर्स रिमेन कॉन्टेंट। लेकिन अगर टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं तो फिर जो क्लोरोक्रेसॉल जो है उसकी कंसनट्रेशन कम हो जाती है, यानी वो डिग्रेड हो जाता है, तो फिर डेफिनेटली उसकी एफिकेसी भी कम हो जाएगी। प्रिजर्वेटिव कैपेसिटी is a term used to describe the cumulative level of contamination that a preserved formulation can tolerate before becoming so depleted as to become ineffective। तो ये preservative capacity क्या है कि cumulative level of contamination that a preserved formulation can tolerate, यानी कंटामिनेंट जो होता है वो मौजूद है लेकिन वो ग्रो नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि वो प्रिजर्वेटिव मौजूद है, उसकी इतनी कैपेसिटी है कि वो कंटामिनेंट को ग्रो करने नहीं दे रहा। लेकिन अगर वो कंटामिनेंट की क्वांटिटी यानी कैपेसिटी कम हो जाएगी उसकी, तो फिर जो होगा वो इनइफेक्टिव हो जाएगा और फिर कंटामिनेशन की ग्रोथ आ जाएगी। तो प्रिजर्वेटिव कैपेसिटी भी इस तरह से डिटरमिन की जाती है। दिस विल वेरी, और ये जो प्रिजर्वेटिव कैपेसिटी होगी वो वेरी करेगी विद प्रिजर्वेटिव टाइप एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फॉर्मुलेशन। नाउ उसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रिजर्वेटिव। मोस्ट प्रिजर्वेटिव इंटरैक्ट in solution to some extent with many of the commonly used formulation ingredient via number of weak bonding attraction as well as with any contaminant present। तो ज़्यादातर जो प्रिजर्वेटिव हैं इंटरैक्ट इन सोल्यूशन, यानी जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसके सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं, फॉर्मुलेशन इंग्रेडिएंट के साथ रिएक्ट करते हैं, वीक बॉन्डिंग ऑफ अट्रैक्शन बनाते हैं। अनसूटेबल इक्विलिब्रियम अचीव होगा, मे फॉर्म इन which only a small proportion of total preservative present is available to inactivate the relatively small microbial mass, resulting rate of kill may be far lower than might be anticipated from the performance of simple aqueous solution। तो फिर जब ये प्रिजर्वेटिव की क्वांटिटी जो होगी वो जब वो रिएक्ट कर जाएगी तो प्रिजर्वेटिव की क्वांटिटी रिलेटिवली स्मॉल हो जाएगी, जिसकी वजह से जगह जो किलिंग इफेक्ट होगा वो भी लोअर हो जाएगा, और फिर जो होगी वो जो उसकी जो प्रिजर्वेटिव की जो एंटीसिपेटेड परफॉर्मेंस थी वो नहीं आ सकेगी, पर्टिकुलरली सिंपल एक्वस सोल्यूशन में। हाउएवर अनअवेलेबल प्रिजर्वेटिव मे स्टिल कंट्रीब्यूट टू द जर्नल इरिटेंसी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर प्रिजर्वेटिव अवेलेबल नहीं है और वो डिग्रेड हो चुका है, वो हो सकता है कि प्रोडक्ट में जो है वो में जो इरिटेंसी यानी इरिटेशन कॉज होती है प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद, उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। इट इज़ कॉमनली बिलीव दैट वेयर द सॉल्यूट कंसंट्रेशन आर हाई and water activity is appreciably reduced, the efficiency of preservative is often significantly reduced and they may be virtually inactive at very low water activity। तो ये भी एक है बिलीफ है कि सॉल्यूट कंसंट्रेशन आर वेरी हाई, यानी जो भी सॉल्यूट कंसंट्रेशन अगर उसकी बहुत हाई है तो एयर फॉर यानी वाटर की जो मॉइस्चर होगा वहाँ पे कम हो जाएगा, यानी सॉल्यूट इज़ ए वाटर एप्रिशिएबली रिड्यूस। इससे क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ प्रिजर्वेटिव इज ऑफन, और लेकिन उससे एक नुकसान ही होता है कि प्रिजर्वेटिव की एफिशिएंसी भी रिड्यूस हो जाती है एंड सम टाइम ये प्रिजर्वेटिव इनएक्टिव हो जाता है लो वाटर एक्टिविटी में। इफेक्ट ऑफ प्रोडक्ट पीएच पे भी अगर हम बात करें तो ये भी जो है वो जो होगा वो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होगा। तो लेकिन दैट वी विल डिस्कस इन द next lecture। Thank you very much।